मंत्री जी से भी बोला था, मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा है। अगर इसके बारे में ये इसके ऊपर गौर नहीं करते हैं तो अभी आने वाले समय में दीपावली के आसपास बड़ा आंदोलन करेंगे, में ले जाएंगे। ये खाली बातें करते हैं, इसके ऊपर धरातल पे कुछ काम नहीं किया है। लोगों का जीना दुर्लभ है। इसका टाइमलाइन थी 2021 तक इसको पूरा करने की, लेकिन कोविड की वजह से थोड़ा डिले हो गया। और इसकी लागत थी इनिशियल स्टेज 43,000 करोड़ रुपए में ये प्रोजेक्ट बनना था, लेकिन सरकार की उदासीनता के चलते लेट लतीफ होते होते ये काम इसकी कॉस्ट जो प्रोडक्शन इसकी लागत है वो काफ़ी बढ़ गई और अभी 1 लाख करोड़ से ऊपर इसकी एस्टिमेट कॉस्ट हो गई। और जब तक ये पूरी होगी तब तक ये लगभग 1,30,000 करोड़ से भी बाहर इसके ऊपर खर्चा आएगा। और लेट लतीफ होने की वजह से इसका खर्चा बढ़ रहा है और कोविड का बहाना बनाकर उससे इसको काम देने में और केंद्रीय जो डिसीजन था गवर्नमेंट का वो सही समय पर नहीं होने की वजह से और कुछ ऐसी कंपनियों को टेंडर दे दिए जो इसके योग्य नहीं थी और उनके उल्टे सीधे कागज लगाकर और टेंडर दिए जिसकी वजह से रिफाइनरी लेट हो रही है। और पहले 2023 के अंदर कंप्लीट करने की तारीख आई, उसके बाद में 2024 की, फिर 25 जनवरी की, फिर मार्च 25, फिर अगस्त, ऐसे करके तारीख पे तारीख आ रही है, लेकिन अभी तक लग नहीं रहा है कि रिफाइनरी कब पूरी होगी। लेकिन जब भी बड़े मंत्री इधर आते हैं, मुख्यमंत्री एक छोटी मोटी कोई यूनिट का उद्घाटन करके चले जाते हैं। उद्घाटन तो एक ही बार होता है जब फुल प्रोडक्शन में आती है, लेकिन अभी की हाल की स्थितियों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि रिफाइनरी अभी भी 2-2.5 साल और लगेंगे इसको कंप्लीट होने के अंदर। और ये लेट होने की वजह से राजस्व का बहुत भारी नुकसान हो रहा है। लगभग 10 से 15 हजार करोड़ पर ईयर एक्स्ट्रा खर्चा, ब्याज और जो डेप्रिसिएशन जो लगते हैं, जो मेंटेनेंस के खर्चे हैं, उनके लगभग 15,000 करोड़ का पर ईयर नुकसान हो रहा है सरकार का। ये जो पब्लिक के पैसे का नुकसान है, इनको सही ढंग से मॉनिटरिंग नहीं होने की वजह से रिफाइनरी ये डिले होती जा रही है। अगर बात करें तो आज केंद्रीय मंत्री जिन्होंने कहा है कि बहुत जल्द हम इसी साल के अंत में तोहफा देने वाले हैं, तो क्या उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे और स्थानीय युवाओं को यहाँ पर रोजगार? देखिए, तोहफे की बात ये पिछली 3 बार, ये अभी तीसरी बार ये कह के गए कि अभी शुरू कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये फुल फ्लैश दिसंबर तक शुरू हो पाएगी। कोई एक आध यूनिट भले ही शुरू कर दे, बट दूसरी बात रही स्थानीय लोगों के रोजगार बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। अभी परमानेंट एम्प्लॉय की भर्ती लगभग 500 लोग परमानेंट इन्होंने भर्ती कर ली है। स्थानीय लोग बहुत ही होशियार हैं, सक्षम हैं, वो इंटरव्यू तक तो पहुंच जाते हैं, रिटर्न वगैरह पास कर लेते हैं, लेकिन इंटरव्यू के अंदर लोकल होने का उनको सजा मिलती है कि स्थानीय है इसलिए नहीं रखते हैं, उनको बाहर कर दिया जाता है। अभी तक 500 में से लगभग कम से कम 80% स्थानीय लोगों को रखना चाहिए, जबकि उसकी जगह सिर्फ 5-10 लोग ही बड़ी मुश्किल से होंगे, वो भी जिनके एड्रेस बाहर के हैं, जैसे मूल निवास कहीं अहमदाबाद का है या दिल्ली का है या बाहर का है, वो लोग बड़ी मुश्किल से कोई 2-4 यहाँ आए हैं। बाकी स्थानीय नाम का सुनते ही एक को यहाँ नहीं रखते, इंटरव्यू के अंदर अयोग्य घोषित करके बाहर निकाल दिया जाता है और लिखित में चाहे वो कितने ही नंबर लिए। तो स्थानीय लोगों के साथ में बिल्कुल कुठाराघात हो रहा है, उनके हकों के साथ में कुठाराघात हो रहा है। और स्थानीय लोगों को बहुत बड़ी उम्मीद थी कि रिफाइनरी यहाँ लगेगी तो हमें यहाँ इस रोजगार मिलेगा। यहाँ इलेक्ट्रिकल के अंदर हो, चाहे मैकेनिकल में हो, चाहे दूसरे किसी भी ट्रेड के अंदर बच्चे यहाँ के कैपेबल हैं, योग्य हैं, अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग डिग्री, डिप्लोमा और की हुई है, लेकिन इनको ले नहीं रहे हैं। लास्ट फायरमैन तक भी यहाँ के लोगों को नहीं ले रहे हैं। वो फायरमैन को तो यहाँ पहले एक्सपीरियंस वाले भी खूब लोग हैं, लेकिन किसी को एक्सपीरियंस का हवाला दे देते हैं, किसी को कुछ बहाना बनाकर नहीं लिया जा रहा है। तो मैंने मंत्री जी से पहले दिल्ली में बात की थी कि आप वहाँ पचपदरा जा रहे हो तो कम से कम ये बात जरूर कहना कि स्थानीय लोगों को प्राप्त है। सर, सीएसआर फंड को लेकर भी तमाम तरीके से सवाल है, क्या लोकल खर्च हो रहा है, क्या कुछ? बिल्कुल, सीएसआर फंड और ईएसआर फंड जो भी इनके इन्वायरमेंट क्लियरेंस के लिए स्थानीय जो पर्यावरण को नुकसान होता है उनकी भरपाई के लिए सीएसआर और ईएसआर फंड इनको 2.5% खर्च करना होता है एज पर नाउ। लेकिन अभी सुनने में ऐसा आ रहा है कि उनको 2.5% से घटाकर 0.25 कर दिया, जो भी ये भी स्थानीय लोगों के साथ में बड़ा कुठाराघात हुआ है, क्योंकि ये स्थानीय लोगों का हक है और पर्यावरण को
जो क्षति पहुंची है उसको पुनर्भरण के लिए इस फंड के द्वारा स्थानीय लोगों के जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो, चाहे पर्यावरण के लिए पेड़ पौधे लगाने हो, उन सभी फैसिलिटीज के लिए ये CSR फंड होता है। लेकिन कंपनी ने अभी CSR फंड पूरा यहाँ खर्च किया नहीं, और थोड़ा बहुत जो भी किया है वो इनिशियल कॉस्ट जो पहले 40,000 करोड़ जी इनकी एस्टिमेट वैल्यू थी, उसका कुछ परसेंटेज वो पहले एक बार खर्च कर दिया। लेकिन अभी जैसे 1 लाख करोड़ से ऊपर फंड इनकी कॉस्ट आ रही है, तो उसका जो 2.5% जो खर्च करना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं किया है, और खाली खाना पूर्ति की है। और स्थानीय लोगों के कई रास्ते अवरुद्ध हो गए थे, थोड़े बहुत कहीं बने हैं, लेकिन जितने बढ़ने थे उतना काम नहीं हुआ। आसपास की स्कूलों की हालत बहुत खराब है, और सड़कों की हालत खराब है, पीने के पानी की सप्लाई बिल्कुल नहीं है, ना ही लाइट की व्यवस्था ठीक है। ये सारे काम इस CSR फंड से होने थे, और ये इतना पूरा जो एज पर नॉर्म्स पूरा पैसा खर्च करती है कंपनी, तो सब सारे काम इसमें संभव हो सकते हैं। सर, लोकल लोगों की रोजगार की बात की तो आपने संसद में भी मुद्दा उठाया होगा, लेकिन मिल तो नहीं रहा है। क्या आगे की कुछ आगे की ये प्लानिंग मैंने मंत्री जी से भी बोला था, मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा है। अगर इसके बारे में ये इसके ऊपर गौर नहीं करते हैं तो अभी आने वाले समय में दीपावली के आसपास बड़ा आंदोलन करेंगे और स्थानीय लोगों को अपना हक दिलाने के लिए संघर्ष करेंगे। सर, अभी हाल ही के दिनों की बात है तो डोली और अरावा में जो जोधपुर केमिकल फैक्ट्री को गंदा पानी आ रहा है, नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी धरना करा, कई लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इस समस्या का समाधान के लिए आपने सांसद के नाते क्या बातचीत की, क्या इसका किस तरीके से आप देखिए, इसकी डोली की जो समस्या है, जो जोजरी नदी का पानी जो जोधपुर की फैक्ट्रियों का गंदा पानी आ रहा है, कल्याणपुर, दवा, डोली के आसपास के करीब दर्जनों गाँव के अंदर ये समस्या है इस गंदे पानी की। और इसके बारे में मैंने 3 बार लोकसभा के अंदर भी इस मुद्दे को उठाया था, और उन्होंने टीम भी भेजी, लेकिन खाली खाना पूर्ति के नाम पर फॉर्मेलिटी करके चली गई। संभागीय आयुक्त से मेरी बात हुई थी, और NGT में भी इस मामले को दिया हुआ है। NGT की सख्त निर्देश है, हाईकोर्ट के सख्त निर्देश है कि गंदा पानी बिल्कुल नदी के अंदर नहीं डाल सकते, लेकिन उनके नियमों की धज्जियां उड़ रही है, और अफसरों की लापरवाही की वजह से इस समस्या ये बढ़ती जा रही है। समाधान के बजाय ये समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अभी मुख्यमंत्री जी पहले आए थे इधर सिवाना में, तब उन्होंने बोला था कि हमने इसकी बड़ी कार्य योजना बना ली है, और एक बड़ी कैनाल पाइपलाइन के जरिए इसको कच्छ में ले जाएंगे। ये खाली बातें करते हैं, इसके ऊपर धरातल पे कुछ काम नहीं किया है। लोगों का जीना दुर्लभ है, पानी बिल्कुल जहर बन गया है। स्थानीय लोगों के पानी के सोर्स, चाहे ट्यूबवेल हो, चाहे तालाब हो, पानी के टाँके हो, PhD की टंकियां हो, सब जगह वो गंदा पानी उसके अंदर भरने की वजह भर गया है, और लोगों को पानी पीने के लाले पड़ रहे हैं। और जो बेजुबान जो जंगली जानवर है, पशु पक्षी हैं, उनको भी ये गंदा पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इसलिए वहाँ नीलगाय मर रही है, हिरण मर रहे हैं, मोर मर रहे हैं, सारे पशु पक्षियों के ऊपर भी बड़ा खतरा है। और पशु पक्षियों के साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं वहाँ आसपास के 10-12 गाँव के, उनके ऊपर भी जीवन का बड़ा संकट आ गया है। ऐसे गंदे पानी से, दूषित पानी के प्रयोग करने से मौसमी बीमारियां बढ़ रही है, मच्छर इतने काट रहे हैं, बदबूदार इतना पानी है कि वहाँ खड़ा रहना मुश्किल हो जाता है। लेकिन समय रहते इसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। सर, पचपदरा है जो नमक की खदानों से प्रसिद्ध है, पर आज स्थानीय की बात करें तो नमक की खदानें धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है, और आज खारवाल समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री से बात कर ज्ञापन भी सौंपा। इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, खारवाल समाजों के आपके साथ में कुठाराघात हुआ है। इनके जो खाने थी, जब रिफाइनरी यहाँ लग रही थी, जमीन अधिग्रहण किया था, तब इनको आश्वासन दिया था कि जितनी आपकी खाने इसके अंदर रिफाइनरी क्षेत्र के अंदर जा रही है, उसके बदले में आपको नई जमीन अलॉट देंगे या उनको उचित मुआवजा देंगे। लेकिन वो खाली बात की बात रही। आज दिन तक उनको ना तो मुआवजा दिया, नई जमीनें अलॉट की गई। उनके हक के साथ में कुठाराघात हुआ है, उनकी मांग जायज है। क्योंकि पेट्रोल जोन को लेकर भी सरकार के बड़े बड़े दावे किए जा रहा है। इस इलाके में पूरा एक पेट्रोल जोन स्थापित होगा। रिको द्वारा कई जगह जमीनें अलॉट की गई है, आवक की गई है, लेकिन अलॉटमेंट की प्रक्रिया रही है। यहाँ जो भी उद्यमी आ रहे हैं निवेश को लेकर, उनको भी माहौल नहीं मिल पा रहा है। वो अभी खाली बातें ही हो रही है। मैं कह रहा हूँ ना, रिफाइनरी का जो काम होना था वो भी मुझे नहीं लग रहा है 2028 से पहले पूरा होगा। अभी 2-2.5 साल और लगेंगे। और पेट्रोकेमिकल जोन हब जो बनाने की सरकार बार बार बात कर रही है, अभी तक खाली बातें ही बातें हैं धरातल पे, या अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। न तो कोई जमीन अलॉटेड की गई है, न ही कोई इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट किया गया है, न ही कोई नोटिफाइड किया गया है। खाली बातें ही बातें हो रही है।
और बातों से काम नहीं चलना। इनकी यहाँ करने की इच्छा ही नहीं है। रॉ मटेरियल है वो जामनगर, गुजरात या अन्यत्र ले जाने की इनकी इच्छा है। अगर यहाँ इनकी करने की इच्छा होती तो अभी तक इंडस्ट्री एरिया का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता, जमीन अलॉट होती। और दूसरी बात कि इस रिफाइनरी से निकलने वाला कच्चा जो रॉ मटेरियल है, उनके व्यापारियों के अंदर भी एक शंका है कि हमें किस रेट पे मिलेगा। हो सकता है कोई बड़ा व्यापारी आके थोक में पूरा माल खरीद लेगा, इनको रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो या फैक्ट्री लगा के क्या करेंगे। तो ये भी इनके अंदर संशय है। तो सरकार की स्पष्ट नीति होनी चाहिए और व्यापारियों को पूरा भरोसा दिलाए कि आप इन्वेस्ट करें, फैक्ट्री लगाएं, आपको 10-15% कम दर पे मार्केट वैल्यू से, जो इंटरनेशनल मार्केट वैल्यू है, उनसे कुछ रियायत दर पर आपको मटेरियल दिया जाएगा। या इंडस्ट्रीज आप लगा रहे हो तो उसमें जीएसटी में हो या और किसी भी प्रकार की प्रोटेक्शन पे हो, सेल पे हो, कुछ अलग से विशेष छूट दे ताकि यहाँ नया इंडस्ट्री एरिया डेवलपमेंट हो सके।